बदलते भारत की शान। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि हमारे किसान उनसे जुड़े जो भी उनके सवाल हैं, जो भी आशंकाएं हैं, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञों से जान सकें। तो आज का विषय क्या है जिससे जुड़े हुए आज हम आपके सवाल लेंगे और जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले आज के विषय पर हम नजर डालते हैं। आज का हमारा विषय है बसंतकालीन मूंग उड़द की बुआई और साथ ही हमारा दूसरा विषय है सब्जियों की खेती। दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, कोई आशंका है या फिर कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दो टोल फ्री नंबर हैं, 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो फिर इंतजार किस बात का, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और आपके जो भी सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में पूरे 1 घंटे तक दो हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। एक हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है और हमारे साथ दूसरे मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए अब आपकी उनसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं। डॉक्टर दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आप हमें बसंतकालीन जो फसल है यानी मूंग और उड़द उसके बारे में जानकारी देंगे। उससे जुड़े हुए जो भी हमारे किसानों के सवाल होंगे उनका आप जवाब देंगे। हमारे दूसरे मेहमान है डॉक्टर राजीव। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सब्जी विज्ञान विभाग चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव। आप सब्जियों पर हमें जानकारी देंगे। आप हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं और आप भी हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। जो भी सब्जियों से जुड़े हुए हमारे दर्शकों के किसानों के सवाल हैं, आप हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर राजीव उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और जैसा कि हमारा आज का पहला विषय है कि किस तरीके से बसंतकालीन मूंग और उड़द की बुआई करें। जी हाँ, अगर हम बात करें दोनों ही फसलों की तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता के लिए भी बहुत जरूरी है और फसल चक्र में इनका विशेष स्थान भी है। अगर हम पोषण की सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो चाहे सब्जी हो या फिर दालें ही, उनका एक विशेष स्थान भी रहता है। यानी हमारी थाली में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे पोषण के लिए। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मूंग उड़द की हमने बात की, इनका फसल चक्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी जो किसान की फसल लेना चाहते हैं उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, फसल चक्रों की जहाँ तक बात है उसमें चूंकि ये दलहनी फसल हैं दोनों उड़द और मूंग, इनमें आपका जो फसल चक्र है हमारे उनमें विशेष योगदान है। जैसे इस समय पे हमारी फसल आलू की हो, सरसों की हो, कहीं कहीं पे कट गई हैं फसलें, तो उनमें जो है खाली खेत हमारे 50-60 दिन 70 दिन रहते हैं, उनमें हम दाल उगा सकते हैं, मूंग और उड़द उगा सकते हैं। जैसा अभी मैडम ने बताया कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, साथ ही साथ पोषण सुरक्षा में भी बहुत योगदान देती है, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर जनता शाकाहारी है और शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का साधन मुख्य तौर पे दालें होती हैं। अतः जो 60-70 दिन का ये समय मिलता है किसान भाइयों को, कुछ बसंत काल में फसलें कट जाती हैं, कुछ ग्रीष्म काल में कट जाती हैं। जैसे आगे चल के आपका गेहूं कटेगा तो गेहूं की कटाई के बाद भी आप मूंग ले सकते हैं, सरसों की कटाई के बाद ले सकते हैं, साथ ही साथ आलू के बाद भी ले सकते हैं, या कोई और फसल आपने बोई हो उसके बाद मूंग या उड़द की फसल आप ले सकते हैं। जी, तो ये तो बात हुई मूंग और उड़द की।
और जो कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी पोषण सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही हमारे किसान भी इस समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें एक अलग फसल मिलेगी, साथ ही साथ मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इससे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इस समय मूंग और उड़द की बुआई की जा सकती है। मूंग और उड़द की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई से पहले खेत में उचित नमी का होना जरूरी है। बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई कर ले। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाए। ऐसा करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है। ग्रीष्मकालीन या वसंत मूंग की बुआई का सही समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक होता है। वहीं उड़द की बुआई का उपयुक्त समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। सरसों, गेहूं और आलू की कटाई के बाद 70 से 80 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। अगर किसी कारण से खेत समय पर तैयार ना हो तो वहां मूंग और उड़द की 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं। बुआई के लिए किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करें। आप मूंग की उन्नत किस्मों जैसे पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा 672, पूसा विशाल, सम्राट, मेहा, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, पंत मूंग 6, गंगा 8 और ML 818 की बुआई कर सकते हैं। वहीं उड़द की उन्नत किस्मों में शेखर 1, उत्तरा, आजाद उड़द 1, शेखर 2, शेखर 3, पंत उड़द 31 और पंत उड़द 40 लगा सकते हैं। मूंग और उड़द की बुआई करते समय पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले बीजोपचार भी करें। बुआई के शुरुआती 4 से 5 सप्ताह तक खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 से 3 दिनों के अंदर अंकुरण के पहले छिड़काव करने से 4 से 6 सप्ताह तक खरपतवार नहीं निकलते। दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। इस तरह सही समय पर मूंग और उड़द की बुआई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तमाम जानकारियां समेटे हुए हमारी ये रिपोर्ट थी। आपके सामने बहुत सारी बातें तो हमने आपको रिपोर्ट से जुड़ी हुई बता दी, लेकिन अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं आपके सवालों के लिए। आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर राजीव से। डॉक्टर राजीव, जैसे हम सब्जियों की बात कर रहे हैं और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि ये दोनों ही जो विषय हैं हमारी पोषण सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। सब्जियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जिस तरीके से बागवानी को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, इसके पीछे मकसद ये है कि पोषण सुरक्षा और सुनिश्चित किया जाए। हमारे वो किसान जो कि ग्रीष्मकालीन सब्जियां लेना चाहते हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? उनको हम ये बताना चाहेंगे, जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां है, एक तो इस समय विशेष रूप से जो लता वर्गीय या कुछ क्षेत्रों में उनको कद्दू वर्गीय फसलें बोलते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, करेला है, तुरई है, टिंडा है, कुंदरो है। कुछ जगह किसान लोग खरबूजा तरबूज को भी सब्जी वर्ग में ही रखते हैं, वो इस समय बुआई करते हैं। दूसरा एक साथ हम ये बताना चाहेंगे कि इस समय भिंडी है, बहुत अच्छी फसल यदि इस समय की बुआई करते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा रेट प्राप्त करती है। और ये भी जैसे जैसे उपभोक्ता जागरूक होने लगा है तो इस मौसम में एक जो फसल है जिसको लोबिया बोलते हैं, वो बहुत ही इस समय पॉपुलर होता चला जा रहा है, क्योंकि दलहनी फसलें सब्जियों में विशेषकर जो है वो इस समय उपलब्ध नहीं रहती। तो जैसे उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ और लोबिया जो है बहुत अच्छी पॉपुलरिटी किसानों के बीच में एक आय के दृष्टिकोण से और उपभोक्ताओं के बीच में एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक बहुत ही पसंद की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ किसान भाई जो अभी से 10, 15, 20 दिन बाद हम लोग जो है बैंगन की भी बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फसलें हैं जिनको प्राप्त कर किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से ग्रीष्मकालीन सब्जियों का चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, और आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
गर्मियों में आप भिंडी, बैंगन और टिंडे समेत कई सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की बात करें तो 15 मार्च तक गर्मियों की भिंडी बोना सही रहता है। भिंडी बोने के लिए बलुई दोमट व दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 6.8 हो सही रहता है। इसकी खेती के लिए सिंचाई की सुविधा व जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी की उन्नत किस्मों में आप पूसा A5, पूसा सावनी, पूसा मखमली, BRO 3, BRO 4, उत्कल गौरव और वायरस प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा A4, परभणी क्रांति, पंजाब 7, पंजाब 8, आजाद क्रांति, हिसार उन्नत, वर्षा उपहार और अर्का अनामिका बो सकते हैं। बुआई से पहले अच्छी तरह सड़ी गोबर या कंपोस्ट खाद लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। वहीं गर्मियों के बैंगन की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। बैंगन की उन्नत किस्मों जैसे पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, विजय हाइब्रिड, पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंजाब जामुनी गोला, पंत सम्राट और T3 बो सकते हैं। टिंडा फसल की बुआई मार्च तक कर सकते हैं। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। सुनहरी हल्दी और खुशबूदार अदरक की बुआई इस महीने कर सकते हैं। बुआई के लिए हल्दी और अदरक की स्वस्थ गांठों का इस्तेमाल करें। खेत की तैयारी करते समय 10 टन कंपोस्ट, 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा DAP और 1 बोरा पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। 2 महीने बाद 1 बोरा यूरिया गुड़ाई के समय दें। तो भी आपने सब्जियों पर ये हमारी रिपोर्ट देखी। अब हम कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलकंठ जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। नीलकंठ जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। मैडम जी, हमने MH वैरायटी है ये मूंग की 421 है मैडम, MH लाए हैं तो कैसी है जी? अच्छी वैरायटी है, आप इसका प्रयोग करें। और इसमें आपको सावधानी ये रखनी कि बीज का उपचार बहुत ज़रूरी होता है और बीज का उपचार करें। साथ ही साथ बुआई के समय पे खेत में आपकी नमी का होना भी बहुत ज़रूरी है। सही मात्रा में नमी हो और आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और बस बीज उपचार का आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रमाणित बीज नहीं है तो आप इसका बीज उपचार जरूर करें। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी कुलविंदर जी, बताइए क्या सवाल है। आप पटियाला से बात कर रहे हैं, पंजाब से। सर मैडम, मैं पटियाला से बात कर रहा हूँ, पंजाब से जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम हमने मूंग की 668 वैरायटी बीजी थी, तो वो मैडम 15 दिन की होगी बिजाई करे को, लेकिन अब उसके बीच में ना पेड़ सूखने लग गए जी बहुत ज्यादा। जी पेड़ सूखने लगे तो नीचे आपने उखाड़ के देखा पौधे को उसके? हाँ जी सर, उखाड़ के देखा जी, उसके बीच में से चावल जैसे सुंडी निकल रही है जी। सुंडी निकल रही। और कोई गले हुए तो नहीं है पौधे आपके? नहीं, गले पे नहीं है जी, सुंडी खाए हुए पौधे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपको जो है ना छिड़काव करना पड़ेगा। एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई आती है, उसकी आप 1 मिलीलीटर मात्रा और 3 लीटर पानी के हिसाब से, 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मात्रा और करीब 500 लीटर घोल बना लो आप, और प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़क दो। यानी एकड़ में आपके 200 लीटर घोल लगेगा इसका। तो उसकी जो समस्या है कीड़े मकोड़ों की, साथ ही साथ कुछ दूसरे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, कई बार पत्तों को खाने वाली सूंडी आ जाती है। अगर उस तरह की भी समस्या है, थ्रिप्स हैं, ये सब आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन एक छिड़काव आपको करना पड़ेगा अगर इतनी सूंडी आ रही है तो। जी बिल्कुल। आइए अब सब्जियों पर बात करते हैं। डॉक्टर राजीव, सब्जियों की अगर हम जैसे बात करें, आपने बहुत सारे यहाँ पर विकल्प दिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर जो किसान अभी देख रहे हैं उन्हें आप ये सजेस्ट करना चाहें कि कौन सी वाली जो सब्जियाँ हैं जो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं या फिर इनमें ज़्यादा अच्छी बढ़वार होती है और अधिक उन्हें लाभ हो सकता है, इस सोच के साथ अगर वो खेती करना चाहते हैं तो क्या बताना चाहेंगे आप?
मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा, जैसे खीरा है, खीरा एक बहुत अच्छी फसल है और खीरे में जो है जो प्रति पौधा है वो फलों की संख्या भी काफी प्राप्त होती है। और जिन किसान भाइयों के पास संरक्षित खेती है वो उसमें पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर भी जो है खीरे को उगा सकते हैं। उसमें पार्थिनोकार्पिक वैरायटी है जो पूसा द्वारा विकसित करने के साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर भी द्वारा भी बड़ी अच्छी प्रजातियां हैं जो विकसित की गई हैं। खीरे को ले सकते हैं। इसके बाद करेला है, करेले की मांग बहुत बढ़ रही है, उसको ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो भी लता वर्गीय फसलें हैं, एक सलाह मैं किसान भाइयों को ये देना चाहूंगा, क्योंकि ये फसल थोड़ा सा जब इनका फल मिट्टी पर लगता है तो वो एक रोग उसमें रोगग्रस्त हो जाती है और उस पर जो एक चमक है वो चमक नहीं रह पाती। यदि संभव हो सके तो बावर सिस्टम कहते हैं या मचान की पर खेती हम लोग कहते हैं उसको। यदि संभव हो सकता है तो इसकी मचान पर खेती करें। और यदि कुछ भी संभव नहीं है तो आप अपने खेत में जो दो लाइनें होती है, दो लाइनों के बीच में कुछ लकड़ियां या ऐसे लकड़ियों के झाड़, सूखी हुई लकड़ियां, उनकी टहनियां, कम से कम इसको फैला दें ताकि इसके ऊपर जो है बेल उनकी बढ़ती चले और वो एक अच्छी पैदावार दे सके। और इस प्रकार करने से हमारे जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो तो अधिक होती ही है, इसके साथ साथ ये है कि हमारा उत्पादन भी बढ़ता है। तो कई दफे तो ये पाया गया है कि बावर सिस्टम या मचान में लगभग 2 गुनी तक पैदावार हो सकती है। तो ये मैं किसान भाई को जो है सलाह देना चाहूंगा। दूसरा किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि वो एक चीज के प्रति बड़ा जागरूक रहें। वो एक कीट है फल मक्खी। फल मक्खी के नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। और यदि जब भी आपको ये लगे कि भाई फल मक्खी का प्रकोप आ रहा है या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फल मक्खी कब आएगी, तो उसके लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप जो है हर छोटे मोटे शहरों में मिलते हैं और कुछ सरकार द्वारा भी जो है बहुत ही छोटी सी कीमत पे मिल रहे हैं। तो अपने जो है 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगा दें ताकि आपको पता चल जाए फल मक्खी का हमारे खेत में प्रकोप हो रहा है, ताकि उसी हिसाब से हम लोग उसका नियंत्रण कर सकें। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक है आनंद प्रकाश, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आनंद प्रकाश जी, स्वागत है किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। आनंद प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो आनंद प्रकाश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आनंद प्रकाश जी, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं आनंद प्रकाश जी, तो जरूर फिर से हमें अपना कॉल लगाएं। जैसे ही एक और दूसरे कॉलर आ गए हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। सर नमस्कार मैम जी, बताइए क्या सवाल है आपका। टेलीविजन की पहले आवाज आप म्यूट कर दीजिए। जी प्रदीप जी, ये मेरा ये सवाल है मैम कि अभी मूंग की बुआई कर सकते हैं क्या? अभी सही समय है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, किस जिले से? नरसिंहपुर से। जी सर। जी बिल्कुल, समय आ गया है, आप अपने खेत में जो है मूंग की बुआई कर सकते हैं। और अभी आपको ये सलाह दी जाती है कि देख लेना खेत में नमी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, धूप आ रही है। तो अगर नमी नहीं है तो उसमें एक पलेवा कर लें, हल्का पलेवा करके 2-4 दिन में आपका खेत तैयारी करने लायक आ जाएगा। फिर आप जुताई करके तैयार करके और मूंग की बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे बुआई की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर दिनेश हमें ये बताएं कि जो हम बीजों की बात करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि बीजों का चुनाव सही हो, प्रमाणित जगह से हमारे किसान वो खरीदे। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन मुख्य बात? जी देखिए, किसान भाई जानते हैं कि जो प्रमाणित बीज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और 3-4 साल में, 5 साल में किसान भाइयों को बीज अपना बदल लेना चाहिए। अगर एक बार आप प्रमाणित बीज खरीद लाए हैं तो 3-4 साल आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसको आपको बदलना है। और अपने ही बीज का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बीज का उपचार करना जरूरी है। साथ ही साथ कमज़ोर दाना या जो आपका बीमारी ग्रसित या ख़राब है बीज, उसको बीज के रूप में प्रयोग ना करें। बीज हमेशा आपका स्वस्थ होना चाहिए, बीमारी रहित होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अपने बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बीज उपचार करें,
प्रमाणित बीज है तो उसको ज़रूरत नहीं होती। और अपने बीज के उपचार के लिए तरफ आपको ध्यान देना है, खास करके जो कवकनाशी हमारी दवाइयाँ होती हैं उनसे आप बीज का उपचार करें। जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, गजानन जी हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं उनसे। झारखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो गजानन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार, अब बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर जी। जैसे भिंडी हमारा अभी हो गया 15-20 दिन का है ना, 10 फरवरी को लगाए थे। जैसे पानी पड़ा ना तो लाइन में से जम गया था, तो मतलब कुछ अभी पानी सूख रहा है और कुछ जैसे मुरझा करके गिर रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ डॉक्टर राजीव, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? ये धनबाद से हैं। हाँ, ये असल में ये हो सकता है कि उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा बनकर कोई रोग उस पे आया हो। तो किसान भाई ये करें कि एक मार्केट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक रसायन मिलता है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में प्रयोग करें। और इसके साथ साथ मैं ये सुझाव इनको देना चाहूँगा, क्योंकि भिंडी से अच्छा पैदावार लेने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो है बेहद आवश्यक है। तो वो या तो मार्केट से ले लें, एक कॉम्बिनेशन पैक आता है जिसमें जिंक, लोहा, बोरॉन वगैरह सभी चीज़ें मिली रहती हैं। और यदि कॉम्बिनेशन एक पैक नहीं मिल पाता है तो जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और बोरॉन तीनों का मिलाकर एक जो है पर्णीय छिड़काव कर दीजिए, तो एक जो पौधा है थोड़ा सा वो स्वस्थ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और उस पर जो है फलत भी समय से आ जाएगी। जी, संतराम जी एक और दर्शक हैं जिन्होंने सोलन से हमें कॉल किया है। संतराम जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। ये कोई 2-3 बीघे में तो उसमें काला दाग लग जाता है, टमाटर बिल्कुल खत्म हो जाता है सारा ही। किस चीज के बारे में? टमाटर। टमाटर में क्या समस्या बता रहे हैं आप? काला दाग लगता है, काले दाग, धब्बे। ठीक है। डॉक्टर राजीव, काले धब्बे पड़ जाते हैं टमाटर में, इससे इन्हें काफी नुकसान हो रहा है, क्या वजह हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए, टमाटर में बेसिकली अभी ये लगभग 10-15 दिन से कुछ समस्याएं बढ़ी है लगभग पूरे उत्तर भारत में। और एक तो ये कारण ये है कि हमारा जो समय का एकदम परिवर्तन हुआ, पहले ठंड थी तो एकदम हम लोग जो है एकदम गर्मी में एकदम खेत पहुंच गया है, तो ये तो एक समस्या ये है। लेकिन इसका जो है हम लोग दवाई का भी यदि हम प्रयोग करना चाहें तो एक क्लोरोथेलोनिल एक दवाई आती है, तो क्लोरोथेलोनिल दवाई की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दीजिए, तो ये जो है समस्या काफ़ी हद तक जो है ये नियंत्रित हो जाएगी। और यदि लग रहा कि फिर दोबारा अभी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो दूसरे फफूंदनाशक जैसे मेटालेक्जिल और कार्बेंडाजिम जिसमें एक साथ मिला हो, उसके 12 से 15 दिन बाद एक और छिड़काव कर दीजिए, उसकी मात्रा भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की रहेगी, तो ये निश्चित रूप से जो है 100% कंट्रोल हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, विनोद प्रसाद हैं, जिन्होंने हमें बिहार के मधुबनी से कॉल किया है। विनोद जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका? विनोद जी पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दें। बंद कर। जी धन्यवाद। बताइए सवाल बताएं अब आप। हाँ हेलो जी, मेरा कहना है जो हम भिंडी का खेती किए हैं। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। भिंडी की खेती की है आपने, आगे बताइए। तो वो 10-15 रोज हुआ है, वो गाछ से जो पौधा निकलता है वो उसे कीड़ा काट देता है। अच्छा ठीक है, विनोद जी बता रहे हैं कि 10-15 दिन की इनकी फसल है, पौधा जो निकलता है उसे कीड़ा खा जा रहा है। असल में कीड़ा ये बताइए पत्तियों को रस चूस रहा है या पत्तियों को काट रहा है? नहीं, पत्तियों को नहीं काटता है, वो जड़ से ही काट देता है। अच्छा जड़ से काट रहा है। तो एक काम करिए, आप उसमें जो सिंचाई का जो पानी आप लगाते हैं ना खेत में, हाँ, तो उसके साथ में क्लोरपाइरीफॉस को उसके पानी के साथ जो पानी का मुहाना जहाँ होता है, जहाँ से पानी खेत में घुसता है, हाँ, उसी मुहाने से जो है आप क्लोरपाइरीफॉस लगभग 3 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप पानी के साथ उसमें कर दीजिए, तो ये समस्या जो है आपकी हल हो जाएगी।
और एक और मैं सुझाव आपको ये देना चाहूंगा कि उसके 2-4 दिन बाद एक बार आप जो है इस पर जो नीम का तेल आता है 300 ppm का, उसकी 1 लीटर पानी में 3 ग्राम मात्रा मिलाकर 3 मिलीलीटर मात्रा मिलाकर आप एक बार उस पर छिड़काव भी कर दीजिए। यदि तने के और जमीन की सतह पर यदि कोई कीड़ा ऐसा है काट रहा है तो वो भी इससे नियंत्रित हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक और दर्शक है, राहुल जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बालाघाट से हमें फोन लगाया है। राहुल जी, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार राहुल जी, सवाल बताएं। मैम, जो एक कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है मैम, इसमें एक गमी स्टेम ब्लाइट करके डिजीज लगती है मैम, इसके बारे में जानकारी चाहिए। और उर्द मूंग जब हम लगाएंगे तो उसमें हमें कौन सी हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए मैम, जैसे प्री इमर्जेंस में कौन सी यूज करना चाहिए, और अगर खड़ी फसल है तो उसमें कौन सी हमको हर्बिसाइड यूज करनी चाहिए। ठीक है राहुल जी, पहले हम दाल वाला सवाल ले लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे। जी हाँ, दाल का सवाल तो इसमें आपको उड़द मूंग लगा रहे हैं आप, तो इसके लिए पेंडिमिथालिन नाम की दवाई आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रयोग करना है, यानी कुल मिला के 3 लीटर 300 ml दवाई आप लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाएं और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़क दें। तो अगले 20-25 दिन तक उड़द या मूंग की फसल में खरपतवार नहीं आएंगे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा, जब आप इस दवाई का प्रयोग करते हैं उस समय खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर नमी नहीं होगी तो दवाई असर नहीं करेगी। दूसरा सवाल आपने, दूसरा हिस्सा था आपका कि खड़ी फसल में अगर खरपतवार आते हैं उड़द और मूंग के, तब क्या करें। इसके लिए कोई भी दवाई पूरे देश में उपलब्ध नहीं है जो खड़ी फसल में, दलहनी फसलों में जो है खरपतवार नियंत्रण में काम में लाई जा आपको हाथ से ही निकालना। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको हाथ से निकाई करनी है। राजीव जी, इनका पहला सवाल था जो किसान भाई गोंदयुक्त जुलसा की बात कर रहे हैं, ये लता वर्गीय फसलों में एक बड़ी समस्या है जी। और जिन खेतों में ये रोग किसान भाई ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई नियमित रूप से आ रहा है, तो एक तो वो अपने खेत में लगभग 250 किलोग्राम की मात्रा से प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली का अवश्य प्रयोग करें, अन्यथा ये प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा ये काम करें कि वो बुआई से पहले कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करने के बाद ही बीज को बोएं। और तीसरा एक इसका ये है कि यदि ये सब नहीं हो पाया है, इसके बावजूद भी यदि रोग आया है, तो हम लोग इसमें एक कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर हम लोग पौधे पर छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करने में ये चीज का विशेष ध्यान रखना है कि तने के पास जहां पर भूमि की सतह से ऊपर तना निकलता है, वहां पर इस घोल से अच्छे से पौधा जो है तर होना चाहिए, तो ये नियंत्रित हो जाएगा। बहुत आसान सी फफूंदनाशक है जो बाजार में मिल जाती है। जी ठीक है, तो ये थी दोनों सवाल आपके राहुल जी। आशा करते हैं जो भी आपके मन में आशंकाएं थी, सवाल थे, उनका आपको समाधान मिल चुका है। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी दोनों विषयों पर चर्चा जारी रहेगी और आपकी कॉल सुनने का सिलसिला भी बना रहेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहे हेलो किसान, छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। खत्म करना चाहती है सरकार, उसके लिए नोटंकी है सर, हम जानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, जिन्हें आप नोट कर लें और अपने जो भी सवाल हैं, चाहे वो गर्मियों की सब्जियों की खेती की बात करें या फिर मूंग और उड़द की बुआई से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं, आप हमें भेज सकते हैं। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार। लोकेश जी बताइए क्या सवाल है। गर्मी मिर्च का खेती करना चाहते हैं, इसके लिए हमें जानकारी चाहिए कब बीज डालें हम। कौन सी खेती करना चाहते हैं, किस चीज की? मिर्च की। ठीक है जी। डॉक्टर राजीव लोकेश हैं ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, गर्मियों में मिर्च की खेती करना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो गर्मियों में मिर्च की जो खेती करते हैं उसका बुआई का समय तो अभी नहीं है। हम लोग मई जून के महीने में इसकी बुआई करते हैं और बीज दर इसका यदि संकर प्रजाति है तो लगभग 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसका प्रयोग करें, और यदि मुक्त परागित किस्में हैं तो उसके लिए लगभग 400 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका प्रयोग करें। और बुआई से पूर्व, चूंकि उस समय थोड़ा सा ऐसा परिस्थिति रहती है, तो बुआई से पूर्व ये अवश्य ध्यान कर लें कि उसका बीज उपचार करना अवश्य सुनिश्चित करें, अन्यथा जो है हम लोग जो है बहुत अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। और बुआई के समय हम लोग सल्फर जो है, यदि दानेदार सल्फर के रूप में हमारे पास उपलब्ध है तो उसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के हिसाब से, और यदि वो उपलब्ध नहीं है तो जिप्सम या फास्फोजिप्सम हमारे पास उपलब्ध होगा तो उसकी लगभग जो है 250 से 300 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको प्रयोग करें। और लोहा और आपका जिंक दोनों तत्वों का बुआई के समय जो है मिट्टी में करीब 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य मिलाए। तो जो किसान भाई मिर्च की खेती करना चाहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि अभी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि अभी तो जो पीछे वाली जो फसल है वो इस समय खड़ी है, वो चल रही है, तो अभी उसका समय नहीं है। जी, जय भगवान जी एक हमारे साथ दर्शक हैं, पानीपत से इन्होंने में कॉल किया है, आइए बात करते हैं। जय भगवान जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, सवाल बताएं। हेलो जी नमस्कार। ये जो गेहूं कटाई के बाद मूंग का बीज, मूंग की बिजाई करना सोच रहे हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। गेहूं की कटाई पंजाब में 20-25 अप्रैल के आसपास होती है, और आप 20-25 अप्रैल के बाद जैसे ही गेहूं काटेंगे खेत में एक पलेवा करें, पानी लगाएं। अगर बरसात ना हुई हो, वैसे होती भी नहीं है उस टाइम पे, और नमी नहीं है, पलेवा करके आप फिर खेत तैयार करें और खेत तैयार के मूंग की खेती कर सकते हैं। दूसरा, आजकल ज़रूरी नहीं है कि आप जुताई करके जो है मूंग की खेती करें। आप फसल काटने के बाद उसमें पानी लगा दें और पानी लगा के सीधे
मशीन से 0 टिल ड्रिल आती है, उससे आप सीधे भी मूंग की बुआई कर सकते हैं। ध्यान ये रखना आपको कि बुआई लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है आपको, सही मात्रा में उर्वरक डालने और खरपतवारों का प्रबंध करना है इस फसल में। जी, एक और कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मूंग उर्द में हमें बेसल डोज में कितनी खाद देनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए मैम। और सफेद मक्खी को कैसे नियंत्रण करें, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल, जो दलहनी फसल है मूंग उड़द है जैसे हमारी, तो इसमें मोटे तौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बेसल डोज लगानी पड़ती है। यानी बुआई के समय पे इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस। सो मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बुआई के समय पे देना है। जहां तक सफेद मक्खी की बात है, सफेद मक्खी से पीला मोज़ेक वायरस, एक पीला मोज़ेक वायरस होता है जिससे आपके मूंग या उड़द के पत्ते पीले हो जाते हैं। कई बार काफी नुकसान होता है पीले मोज़ेक से, इससे वायरस से, तो इसके लिए सफेद मक्खी का नियंत्रण जरूरी हो जाता है। अगर पीला मोज़ेक ना आए आपके खेत में तो आपको दवाई छिड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोग ही नहीं है तो फिर हम सफ़ेद मक्खी का क्या नियंत्रण करेंगे। और अगर आपको लगता है कि येलो मोज़ेक वायरस आपके खेत में आ गया है, तब आप इसका जो मक्खी का नियंत्रण है, सफ़ेद मक्खी का, उसका नियंत्रण करें, क्योंकि रोग उसी से फैलता है। इसके लिए आप इमीडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवाई 3 लीटर पानी, ऐसा आप 500 लीटर घोल बनाएं और प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें। 1 एकड़ में ऐसा 200 लीटर घोल आपका लगेगा। जी बिल्कुल। आप सब्जियों पर बात करते हैं डॉक्टर साहब, सब्जियों पे बात करें तो हमारे किसान जो है मिट्टी की किस तरीके से तैयारी करें, कौन से पोषक तत्व हैं और सब्जियों के अनुसार क्या अलग अलग ध्यान रखने की जरूरत होती है? मिट्टी की तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 5 जुताई आप जो है मिट्टी पलट हल कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि मिट्टी पलट हल इस समय नहीं है तो उसके स्थान पर लोग डिस्क हैरो का बात करते हैं, तो डिस्क हैरो से उसकी जुताई कर सकते हैं। और बीच बीच में यथासंभव लगे कि हाँ खेत में आवश्यकता है तो पाटा लगाते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें ढेले न बने। लेकिन सब्जियों में मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि देखो, किसान इस समय या पहले से भी विगत कुछ वर्षों से सिंगल सुपर फास्फेट को भूलकर जो है केवल DAP की ओर भाग रहा है। लेकिन यदि आप सब्जियों से बहुत अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो आप DAP के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। और यदि आपको DAP का प्रयोग करना मजबूरी है, सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप एक जो सल्फर तत्व है, सल्फर तत्व को बुआई के समय ही आप अपनी मिट्टी में प्रयोग कर लें। और सब्जियां चूंकि बहुत अत्यधिक पैदावार देती हैं, यदि हम जैसे आलू की ही तुलना करें और गेहूं से तुलना करें तो गेहूं का लगभग 40-45 क्विंटल पैदावार 1 हेक्टर में होती है और आलू 700-800 क्विंटल तक चले जाता है 1 हेक्टर में। तो ऐसी परिस्थितियों में जो किसान भाई विगत कुछ वर्षों से सब्जी के बाद सब्जी निरंतर सब्जी लेते चले जा रहे हैं, तो उनके खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी निश्चित रूप से आ चुकी है। तो ये उचित होगा कि आप बुआई के समय पर ही आप जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें 3 सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्य हैं, जिसमें जिंक है, लोहा और बोरॉन, इन तीनों का आप बुआई के समय अवश्य प्रयोग कर लें। सल्फर का आपको ध्यान रखना होगा, आप दानेदार सल्फर है या 90% वाला सल्फर है तो उसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा, नहीं तो फास्फोजिप्सम या जिप्सम के रूप में जो है उसको 250 से 300 किलोग्राम मात्रा, आप ये सारा का सारा काम बुआई के समय करना होगा। इसके साथ साथ चूंकि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है और सब्जियों से जो हम लोग निरंतर उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता भी बहुत कम है। तो जो उर्वरक प्रयोग करते हैं उसकी उपयोग क्षमता अधिक बढ़ने के लिए और साथ साथ हमारे अधिक उत्पादन के लिए, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए लगभग 250 से 300 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं। जिन किसान भाई के पास गोबर की मात्रा कम है वो बड़ी अपनी आवश्यकता के अनुरूप गोबर की खाद तैयार नहीं कर सकते या कंपोस्ट तैयार नहीं कर सकते, तो नैडप कंपोस्ट एक ऐसी विधा है जिसको किसान भाई, यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो मुश्किल से 1 से 1.5 कुंटल हमको जो है कच्चा गोबर चाहिए और उसके लगभग 30 कुंटल बेहद उम्दा किस्म का, बेहद उन्नत किस्म का खाद तैयार हो जाता है। और
और एक साल में लगभग हम 3 से 4 बार इस ढांचे को बना लेते हैं और बेहद आसान है। गांव का कोई किसान स्वयं भी बना सकता है और यदि किसान स्वयं ना हो तो किसी राजमिस्त्री के द्वारा 12 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा एक जालीदार ढांचा बना लेते हैं। तो इससे हम लोगों को जो एक बार बार समस्या आ रही है कि हम लोग गोबर की खाद नहीं प्रयोग कर पा रहे, हमारे पास पशु नहीं है, पशु की संख्या घट रही है, तो हम कैसे मिट्टी को में हम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाएं, या हमारे पास खेत खाली नहीं रह पाते, हम तो हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी दशा में जो नाडेप तकनीक है ये किसानों के लिए बहुत कारगर हो सकती है। तो अपनी नाडेप विधि के द्वारा खाद तैयार कर जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है जो जिन समस्याओं के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं ये समस्या आज के समय में हर किसान के सामने आ रही है, हर किसान इसे 2-4 हो रहा है। ऐसे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं हमारे किसान जरूर इसके लिए प्रेरित होंगे। एक दर्शक है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, हुकुम सिंह जी बताइए क्या सवाल है। हाथरस उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, हमें मूंग की बुवाई करनी है, उसकी बुवाई कब होनी है और कौन सी वैरायटी बेस्ट रहेगी हमारे लिए? कौन सी फसल के बाद आप लगाना चाहते हैं, कटाई के बाद? सर हमारे खेत में लाया खड़ा है, लाया की कटाई चल रही है इस टाइम। अच्छा, और खेत में नमी है आपके पूरी या पानी लगाना पड़ेगा? नहीं सर नमी नहीं है, वो तो हम परेवा कर देंगे, लेकिन वैरायटी कौन सी बेस्ट रहेगी? वैरायटी आपके लिए सबसे बढ़िया पूसा विशाल है। और सभी दर्शकों को, देश के तमाम दर्शकों को, किसान भाइयों को मैं निवेदन करता हूं कि अगर वो आना चाहे, हमारे संस्थान में किसान मेला लग रहा है 9 से 11 मार्च के बीच। वहाँ पे आपको बहुत तरह के बीज मिलेंगे, पूसा विशाल का बीज भी मिल जाएगा, आप वहाँ आ सकते हैं, बीज ले सकते हैं। आप पूसा विशाल किस्म को आप लगाइए। इसके अलावा और भी कई किस्में हैं जिनका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। जी एक कॉलर है शिवपुरी से हमारे साथ है, मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर। हेलो हाँ जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं किसान चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप है ना रिपोर्ट के माध्यम से हमको सारी जानकारी चित्र के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार की फसल, किस प्रकार के जानवरों को और किस प्रकार की हम सब्जियां पैदा कर सकते हैं, किस प्रकार की हम मसाले की खेती कर सकते हैं। इतनी बढ़िया जानकारी हमारे को दी जाती है। दूसरे हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भी जो हमारी समस्याओं का निदान किया जाता है, उसके लिए भी मैं किसान चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। सवाल पूछिए। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे अब ये गेहूं की फसल थी, जो कि क्या है हमारे यहाँ कम गेहूं हुआ है जी, हमारे यहाँ गेहूं कम हुआ है, तो हम चाहेंगे कि जो मूंग की खेती और उड़द की खेती क्या है कि उसके लिए हम सोच रहे हैं कि उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि क्या है कि हमारा एरिया कम है, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं कम हुआ है और अन्य खेती ज्यादा हुई है, जैसे सरसों है, चना है। ठीक है यशवंत जी, हम आपका सवाल समझ गए हैं। बिल्कुल देखिए बड़ी अच्छी सोच है आपकी, और आप जो है उड़द और मूंग की फसल लगा सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहो उड़द लगाओ चाहे मूंग लगाओ, 60-70 दिन में ये तैयार हो जाएगी। और ज़्यादातर किसान भाइयों से मेरी ये सलाह होगी कि गेहूं के बाद अगर आप मूंग या उड़द लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको दाल मिल जाती है, घर की दाल हो जाती है। दालें वैसे भी बाजार में आपको खरीदनी पड़ती हैं, पैसा लगता है। दूसरे आपकी मिट्टी की ताकत बढ़ती है। और तीसरी जो सबसे खास बात है, आप जो उसकी फसल के अवशेष हैं मूंग के, उनको अगर आप खेत में छोड़ देते हैं तो उससे आपकी मिट्टी की फसल की जो है मिट्टी की ताकत बढ़ती है। और जो अगली फसल आप लगाएंगे धान की या मक्का की या कोई भी फसल, तो उसमें आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम लगानी पड़ेगी। जी राजेंद्र जी है, एक और कॉलर हैं जिन्होंने झज्जर से हमें कॉल किया है, हरियाणा से हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। राजेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो राजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है उन तक। राजेंद्र जी, अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो आप हमें फिर से कॉल करें। हमने आपका सवाल लेने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक शायद नहीं पहुंच पा रही किसी कारणवश। जैसे आपका कॉल लगेगा ज़रूर हम आपके सवाल को शामिल करेंगे। बीच में थोड़ा सा वो रह गया था उनका, प्रश्न का उत्तर रह गया था। तो इसमें देखिए, गेहूं के बाद अब आप कई बार कपास किसान भाई लगाते हैं, गन्ने का समय आ रहा है, कुछ किसान भाई गन्ना लगाते हैं और या मक्का लगाते हैं। तो मक्का, गन्ना या कपास, इन तीनों फसलों में भी उड़द मूंग की अंतर्वर्ती खेती हम कर सकते हैं। तो खास करके गन्ना उगाने वाले क्षेत्र से अभी ये किसान भाई बोल रहे थे, तो वो गन्ने में भी मूंग की जो खेती है वो कर सकते हैं। जी, एक हमारे पास कॉल सेंटर सवाल आया है। लखन लाल प्रजापति है मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि कम समय में तैयार होने वाले ग्रीष्मकालीन उड़द की किस्मों की जानकारी चाहिए इन्हें। देखिए, उड़द की किस्में बहुत सारी किस्में हैं, और जैसे कानपुर से विश्वविद्यालय से निकली है, शेखर 2 है, आज़ाद उर्द 1, आज़ाद उर्द 2, बहुत सारी किस्में हैं। और साथ ही साथ क्षेत्र विशेष के लिए किस्में अलग अलग होती हैं। तो ये किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बीज की उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है। हर क्षेत्र में बीज उपलब्ध नहीं होता। हम किस्में बता दें और वो बीज ना मिले, तो आप जानकारी ले लें कि कौन सी उन्नत किस्म आपके क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के उस खास क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगी, और उसी का बीज आप लें और उसकी फिर आप बिजाई करें। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच से है ये फोन हमारे पास। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये ककड़ी बाबू लेकर आया, ककड़िया। मोहन जी, क्या जानना चाहते हैं आप ककड़ी के बारे में? तो ककड़ी कदी बाबा। पहले आप टेलीविजन की आवाज बंद कर दें मोहन जी, हम आपको स्पष्ट सुन नहीं पा रहे। ककड़ी बढ़िया पसंद करते बाद में कदी कई कदी बाबा। भाषा समझ नहीं आ रही, आप एक बार मोहन जी फिर से सवाल बताइए। ककड़ी उगाने का समय क्या, ये जानना चाहते हैं आप? ककड़ी बाबा को बेड़ा लंबी खेत में लाके जो। जी जी, अच्छा ठीक है, ककड़ी के बारे में जानते हैं। राजीव जी, ककड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, जो लंबी वाली ककड़ी होती है, कब कैसे इसकी फसल ये उगा सकते हैं? असल में कुछ अच्छी प्रजाति है, जैसे पंत ककड़ी एक है, एक पंजाब लॉन्ग मेलन, पंजाब लॉन्ग मेलन एक बहुत अच्छी प्रजाति है, और अर्का शीतल, ये 3 अच्छी प्रजातियां हैं जिनकी किसान भाई बुआई कर सकते हैं। जहां तक बुआई का समय है, वो आजकल बुआई का समय जो है इनका प्रारंभ हो गया है। जितना भी जल्दी हो सके, क्योंकि कल से जो है मार्च लग रहा है, आप जितना भी जल्दी से जल्दी संभव हो सके आप उसकी बुआई कर लीजिए। जहां तक अच्छे जमाव की बात है, चूंकि इनका बीज का जो छिलका है थोड़ा सा वो सख्त होता है, तो जो किसान भाई बीज बो रहे हैं ककड़ी का, वो बुआई से कम 3 से 4 घंटे पहले इसको पानी में भिगो लें और बीज उपचार अवश्य कर लें। अच्छा, और बहुत अच्छी जो पैदावार लेना चाहते हैं, तो मैं किसान भाई को ये सलाह दूंगा कि जनरली किसान भाई फ्लैट खेत में बुआई कर देते हैं, पौधे से पौधा या पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन करते हुए। वो यदि वो इसके स्थान पर नाली बनाकर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बनाकर, इस नालियों पर दोनों तरफ से यदि ककड़ी की रोपाई करते हैं, तो बहुत अच्छी पैदावार उनको मिल जाएगी। और यदि संभव हो सके तो मचान का कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। इस तरह से ककड़ी उगाकर किसान भाई बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी समय बाकी है। अगर आप हमें कॉल नहीं लगा पाए हैं, आपका सवाल बाकी है, तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर अपने सवाल के साथ। आप रहिए तैयार। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है, और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की।
ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी भगवान सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका। भगवान सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ जी बोल रहा हूँ जी, बताइए सवाल बताइए। हम हेलो किसान से बात कर रहे हैं, आपने कॉल लगाया हमें। हाँ जी, हमें 3 सब्जियों के बारे में जानकारी चाहिए। एक तो ब्लैक टमाटो आता है और एक ब्रोकली और एक रेड कलर की पत्ता गोभी। ठीक है, ये सब्जियां बहुत हाई रेट में बिकती हैं, तो इनकी जानकारी चाहिए। हम ये सब्जियां उगाना चाहते हैं। अच्छा, एक और कॉलर हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी 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 बताएं, सवाल बताएं क्या है आपका। दिलीप जी हमारे साथ। जी 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 मैडम, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारा सवाल ये है कि हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई कुछ ऐसी जो है कि सब्जी वब्जी या कुछ ऐसा बताइए जिसको मैं जो है कि उगा सकूँ, जो है कि अपने यहाँ जो है। एक्चुअली गर्मी में हमारे यहाँ जो है ना वो सब ऐसे 4 महीने जो है कि सब खेत पर ही पड़ा रहता है। ठीक है राजीव जी, हम समझ गए आपका सवाल। ठीक है राजीव जी, 2 हमारे कॉलर्स हैं, दोनों सब्जियों के बारे में जानना चाहते हैं। पहले जो हमारे कॉलर थे बरेली से थे, वो जानना चाह रहे हैं ब्लैक टमाटो, इसके अलावा ब्रोकली और रेड कैबेज, ये किस तरीके से इसकी फसल ली जा सकती है। और हमारे दूसरे जो दर्शक हैं दिलीप जी आजमगढ़ से हैं, इन्होंने बताया कि समय जो 4 महीने होते काफ़ी गर्मी रहती, तो ऐसे समय में ये सब्जियों की फसल लेना चाहते हैं।
जो बरेली से किसान भाई हैं मैं उनको बताऊंगा कि जो तीनों फसलें इन्होंने जो है ब्लैक टोमेटो, ब्रोकली और कैबेज के बारे में जो बात की है, दुर्भाग्य से इस समय कोई सी फसल की बुआई नहीं हो सकती है, क्योंकि इस समय वो पहले से ही लगी हैं और लगभग फसल समाप्ति की ओर है। जहां तक बुआई के लिए जानकारी की है कि लगभग सितंबर के महीने में हम लोग इनकी नर्सरी तैयार करते हैं और बहुत अच्छा मार्केट वैल्यू इनका मिल जाता है। लेकिन एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि यदि मिट्टी में जो पोषक तत्वों की स्थिति है वो बहुत असंतुलन की स्थिति है, तो ब्रोकली में जो इनका जो ऊपर का वो बनता है कर्ड हम जिसको ये कहते हैं, तो वो फूल जाता है, वो छिटका हो जाता है और मार्केट में जो है उसकी जो कीमत है वो गिर जाती है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आप फास्फोरस और पोटास अपने खेत में अवश्य डालें, जो बाकी और उर्वरक जो प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ साथ में। लगभग जो है इनकी करीब 25 दिन की पौध जो ब्रोकली है और कैबेज है, इनकी लगभग 25 से 28 दिन की पौध तैयार हो जाती है, और जो ब्लैक टमाटर है वो लगभग हमारा 30 से 32 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। ब्लैक टमाटर की जो बात है, यदि उसको ये सहारा देंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं तो इसके जो कलर है, कलर में भी परिवर्तन आ जाता है और इस पर बहुत सेंसिटिव सा एक किस्म से हो जाता है कि इसकी स्किन जल्दी खराब भी होती है। तो जैसे ही यदि इसकी स्किन खराब होगी तो बहुत अच्छी पैदावार ये नहीं ले पाएंगे। जी बिल्कुल। जो किसान भाई आजमगढ़ से थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम लोग क्या ले सकते हैं कि इनके यहाँ गर्मी होती है, तो वो इस समय भिंडी और लोबिया दोनों की फसल ले सकते हैं और इनके क्षेत्र में बड़ी आसानी से जो है दोनों फसल हो जाएंगी। और इनके यहाँ पर जो वहाँ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा विकसित काशी कंचन एक वैरायटी है जो बहुत किसानों के बीच में मशहूर है। और इसके साथ साथ आजमगढ़ में एक जो बनारस सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा एक लाल भिंडी जो विकसित की गई है, जिसको हम लोग काशी लालिमा के नाम से जानते हैं, वो इसकी बुआई करके अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे डॉक्टर राजीव। अब डॉक्टर दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें दोनों फसलों के बारे में विस्तार से बताया, दर्शकों के कॉल्स का जवाब भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या होगा आइए डालते हैं नजर। कल हमारा विषय प्राकृतिक खेती और साथ ही हम बात करेंगे गन्ने की नवीन किस्में और बुआई की विधियों के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। लाइक करें, फॉलो करें, अपने सवाल वॉल पर लिखें या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और आइए बताते हैं आपको हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। एक बार फिर से बता दें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और उनका लेंगे जवाब। इसी के साथ ही चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि अब आप हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए YouTube पर हमारा ये कार्यक्रम। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। आशा करते हैं आज के इन दोनों विषय पर जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, जरूर उससे हमारे किसानों को लाभ होगा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।